पटना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, जिनके मार्गदर्शन में राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करना शुरू किया हूं और जिन्होंने पता नहीं मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रचारक जीवन से लेकर के सक्रिय करके आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी भाई साहब, हमारे आदरणीय भिक्खू भाई जी भाई साहब, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी इस समय मंगल पांडे जी भाई साहब है ना, आदरणीय वहां भी हलचल पैदा कर दिए हैं। पूर्व मंत्री के नाते और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार में जो मंत्री के रूप में बहुत प्रारंभ काल से पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करने वाले और जो विकास की शुरुआत, भाजपा गठबंधन शायद नहीं होता तो विकास की यह धरातल पे जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो न दिखाई देता, ऐसे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, जो अभी सरकार में पिछले समय जो उप मुख्यमंत्री के नाते सरकार में रह करके भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता की बहुत शानदार ढंग से सेवा की है। अनेक बैठकों में जब मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होती है उसमें भी भेंट होती है, ऐसे आदरणीय हमारे तारकिशोर प्रसाद जी, ऐसे हमारी बहन रेणु देवी जी, आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय जनक राय जी और मंच के सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्यगण, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं चूंकि जब उत्तर प्रदेश से चल करके यहां आया हूं तो आप सब समझ सकते हैं कि आज जिसकी चर्चा अभी आदरणीय संजय जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है, देखिए जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उस समय उत्तर प्रदेश में हमारे सांसदों की संख्या 10 थी और 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 80 सांसदों में से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश अराजकता की आग में झुलस रहा था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर। हमारे नेतृत्व के संरक्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी के संरक्षण में मुझे प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और उत्तर प्रदेश का वर्णन अभी आपने सुन लिया है कि जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 40 विधायकों से हम 325 विधायकों तक पहुंचे। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, वहां लोकदल भी है, यहां तो आपके यहां है नहीं है, ये सारे लोगों ने गठबंधन कर लिया। ये सोचा था कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 51% वोट के साथ इस समय हमारे 64 से 66 सांसद हो गए। हम समाजवादी पार्टी के गढ़ अखिलेश यादव जी और मोहम्मद आजम खान की खाली की गई सीट पर भी कमल खिला करके आप सबका आशीर्वाद लेने के यहां पर आए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, 400 सीटें जीतने का जो दावा कर रहे थे, वहां उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा इसलिए थोड़ी सी कर दे रहा हूं आप बिहार में आने से पहले, लेकिन 271 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार शानदार ढंग से सुशासन और विकास के पथ पर गुंडागर्दी को पूरी तरह से धराशायी करते हुए, दंगे को समाप्त करते हुए विकास का एक नया रोड मैप, मुझे यह कहने में गर्व होता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो गुजरात के तर्ज पर मोदी मॉडल के अनुसार विकास की गंगा बहाने का काम कर पा रहे हैं, तो यह इसलिए संभव हुआ कि जनता तो हमारे साथ है।
और मुझे आज यहां बिहार की इस प्रदेश कार्य समिति में कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण जो नीतीश जी आपकी अगुवाई में यह सरकार चल रही थी, जो विकास कर रही थी, जो सुशासन दे रही थी, जो सुरक्षा दे रही थी, आपने बिहार प्रदेश को जंगल राज की ओर फिर से भेजने का पाप किया है, अपराध किया है। और जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा कि इस जंगल राज का अगर कोई दोषी है आज की स्थिति में, आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और हम उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं एडवांस में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश से और 40 लोकसभा सीटें जो बिहार की हैं, आप सब आज तय करके जाइए। 120 सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या अंतर है? सीताराम। और 120 सीटों का प्रभाव कहां तक जाएगा, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि अब की बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 405। यह आज एक माहौल है हर व्यक्ति के मनमानस में, यह बैठा हुआ है कब 2024 का चुनाव आए, कब कमल की बटन दबाएं, कब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर आज भारत की प्रतिष्ठा कैसी बढ़ी है इसका वर्णन करूंगा। तो मैं जानता हूं यहां प्रदेश कार्य समिति बैठी है और प्रदेश कार्य समिति में जिस श्रेणी के लोग बैठे हैं वह दिन भर इस बात को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और लोगों के बीच में बताने का काम भी करते हैं। हमारी सरकार आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को हम बना चुके, बिहार बनाने के लिए अपने को एक तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। मैं आज की इस बैठक के माध्यम से एक उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। वह समय था 1990 से 2005 के बीच का। आज यह कहते हुए मुझे गर्व है 1990 से 2005 के बीच की जो सरकार यहां पे थी श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उसे जंगल राज, गुंडा राज, दंगा राज के रूप में जाना जाता था। बिहार का नाम पूरे देश में, दुनिया में बदनाम करने का जो काम हुआ था उसे एनडीए के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और शानदार ढंग से जब सरकार चल रही थी 2005 के बाद 1990 से 2005 का काला कार्यकाल शायद कोई भूलेगा नहीं। लेकिन आज एक बार फिर से, अभी मैं एक दिन, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगी हुई है, बॉर्डर के कुछ जिलों के दौरे हुए थे, तो कुछ कार्यकर्ताओं को बिहार और उत्तर प्रदेश में नातेदारी, रिश्तेदारी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आज मुझे बिहार जाना था लेकिन अब देर हो गई है, अब इस समय नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहे नहीं, अब बिहार के अंदर फिर से जंगल राज वापस आ गया, फिर कल दिन में जाएंगे, अन्यथा जाएंगे सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं। तो यह माहौल, यह संदेश क्यों इस प्रकार का हुआ, क्यों इस प्रकार की अराजकता पैदा हुई? अगर यहां आप बात ध्यान देंगे तो अगर श्री नीतीश कुमार जी ने यह पाप नहीं किया होता, महागठबंधन के साथ, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो सपने बुन करके उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, आज आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। 3 उपचुनाव यहां पर हुए हैं जिसमें उनकी पूरी ताकत लगाने के बाद 2 सीटों पर आपने कमल खिला देने का काम किया। बधाई दूंगा मैं। ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी, पूरी पिक्चर बाकी है। और वह पिक्चर को दिखाने का काम बिहार की जनता और बिहार का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निश्चित तौर से तत्पर होगा। किस प्रकार से विकास की योजनाएं भारत सरकार अपने खजाने से बिहार के लिए भेज रही है, दरभंगा के लिए भेज रही है, लेकिन उस योजना के मार्ग में किस प्रकार से बाधा डालने का काम किया जा रहा है। अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन ली गई और जब वह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे
किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे? मुआवजे के लिए कर रहे थे। तो पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, ये याद है? या पुलिस के लाठीचार्ज घरों में घुस करके महिलाओं बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया। श्री नीतीश कुमार जी, आप कहां थे? आपको किसानों की याद नहीं आई, महिलाओं बच्चों को भी याद नहीं आई, और जायज मांगों को सुनने की जगह आपने नाजायज लोगों को संरक्षण देने का काम किया। ये सीता मैया की धरती है। जातिवाद के जहर को फैलाने का काम मत करवाइए। अगर जातिवाद के जहर को फैलाने का काम करेंगे तो इसके दुष्परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के अंदर जमीन का अनधिकृत रूप से अधिग्रहण और फिर अनेक इनके मंत्री परिषद के मंत्रियों के द्वारा, ये कोई कह करके नहीं बच सकता है कि वह तो हमारे गठबंधन के दूसरे दल का नेता था इसलिए उसने ऐसी टिप्पणी की, या उनसे जाकर के पूछो। हम लोग देखते रहते हैं इस प्रकार की बातें करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है। आप सबके सामने आज मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, बिहार में एक बहुत नाटकीय ढंग से शराबबंदी का कानून लागू किया। अब शराबबंदी घोषित करने से शराबबंदी नहीं होती है। अगर शराबबंदी करना था तो उसके लिए बिहार वासियों का मनमानस है कि नहीं है? आपने कागज पर तो शराबबंदी कर दिया, लेकिन कागज पर शराबबंदी करने से बंदी नहीं हो सकती। जहरीली शराब के कारण कितने गरीब दलित पिछड़े मौत के मुंह में गए, इसका कौन जिम्मेदार है? इसके कौन अपराधी हैं? और ये क्या शराब की तस्करी बिहार के अंदर रुकी है क्या? इस प्रकार की जो चीजें हैं, इन सारी बातों की ओर मैं इसे ध्यान आप सबका आकर्षण इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो बिहार के हालात बन गए हैं वो हालात निश्चित तौर से बहुत ही चिंताजनक है, और इस हालात को बदलने का यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निश्चित तौर से आप पूर्व के सत्रों में प्रस्ताव पास किए होंगे। मैं आज महागठबंधन की सरकार बनने से पहले एक मैं यहां बिहार का जब चुनाव हो रहा था, वो यूपी की एक खबर आपको बिहार में मिलती है, बिहार की खबर यूपी में मिलती है। अब बिहार और यूपी की खबरें जब एक दूसरे के यहां जाती हैं तो कोई चीज यहां छिपी नहीं रहती। मैं आप सबसे अगर पूछना चाहूं कि ये जिनके साथ गठबंधन किए हैं उस पार्टी के जो युवराज हैं, उन्होंने कहा हम सरकार में आते ही 10 लाख नौकरी देंगे। दिए हैं क्या? नहीं। दे दिए? अब जब इस प्रकार की धोखाधड़ी की राजनीति, अब इसका क्या जवाब है? बिहार के 10 लाख युवकों को हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी अभी संजय जी ने चर्चा किया, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था और 20 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आज आ चुका है। ये सुशासन के कारण है। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाता। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाता। विकास की गंगा तीव्र गति से इसलिए बह रही है। दुनिया के किसी देश का निवेशक हो, देश के किसी प्रदेश का निवेशक हो, आज उत्तर प्रदेश में निवेश इसलिए कर रहा है, उसको लगता है कि हम और हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा। अब बिहार में कोई निवेश क्यों नहीं कर रहा है? उनको मालूम है कि अगर बिहार में आज की तिथि में निवेश कर दें तो न निवेशक सुरक्षित रहेगा और न उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। इसलिए बिहार से लोग पलायन करना चाहते हैं, डर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आज देश की सरकार चल रही है और गरीब कल्याण की योजनाओं को, जिसमें से हर घर नल से जल पहुंचाने का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम आप सबको मालूम है। गांव-गांव के अंदर स्टिकर लगाने की आदत होती है कि योजना भारत सरकार की, और स्टिकर लगा दो नीतीश सरकार का, तो नीतीश बाबूजी आप स्टिकर लगा करके किसी भी स्थिति में भारत सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को अपना बनाने का काम नहीं कर सकते।
इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को घर घर पहुंचाने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और गांव गांव में जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही कि कभी कल्पना भी नहीं थी किसी को कि हर घर तक नल से जल पहुंच जाएगा, लेकिन आज पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आवास देने का काम हो रहा है तो उसके साथ बुनियादी सुविधाएं देने का भी काम हो रहा है। लेकिन मैं बिहार के बारे में मैं जो देख रहा था उसमें बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने आवास यहां पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे उतने उपलब्ध कराने का काम यहां समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया। अगर मैं गरीब कल्याण की दृष्टि से जब योजना की बात करूं तो अगर मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार लगभग 73,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है। अब उसका जो हिस्सा यहां पर आता है उस हिस्से का सदुपयोग करना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचारियों का साथ करोगे तो ईमानदारी के साथ क्या गरीब कल्याण के काम गरीबों तक पहुंचाए जा सकते हैं क्या? जिन लोगों का इन्होंने साथ किया है उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के कभी केंद्र में सरकार हुआ करती थी और वह खुलेआम संसद में खड़े होकर के, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी यहां पर हैं, मैं उस समय सुना करता था, पढ़ा करता था। उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी। उन्होंने कहा हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से 1 रुपया भेजे और चाहे 1 लाख रुपया भेजे, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचाने का काम है। देश के किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से भारत सरकार का पैसा आता है, कोई उसमें से ले सकता है कि आपका पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम हो रहा है। अभी मेरे पास जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से लगभग 45 करोड़ 23 लाख जनधन योजना के खाते खुले हैं और उसमें 3 करोड़ 67 लाख बैंक के खाते अकेले बिहार प्रदेश की जनता के हैं, कार्यकर्ता के हैं, महिलाओं के हैं, गरीबों के हैं, पिछड़ों के हैं, आदिवासी भाई बहनों के हैं। यह एक उपलब्धि है। देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कभी गरीब कल्पना नहीं कर सकता था कि वह भी अपने घर में गैस के चूल्हे में नाश्ता बना करके खाएगा या भोजन बना करके भोजन ग्रहण करेगा। लेकिन धन्य है एक गरीब मां बाप के बेटे को आप सबने आशीर्वाद दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने यही आपके बॉर्डर से ही बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। मैं उस कार्यक्रम में था। उन्होंने कहा था जब मैं छोटा था मेरी मां खाना बनाती थी, आज माता जी नहीं है उनकी, अभी चली गई है 30 तारीख को इस धराधाम को छोड़ करके। मैं उनको प्रणाम करता हूं कि ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म देने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था मेरी मां खाना बनाती थी और मैं खाना खाता था, धुआं इतना होता था कि ना मैं मां को देख पाता था और ना मां मुझे देख पाती थी। और मैंने उसी दिन जब देश का प्रधानमंत्री देश के गरीबों, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के नौजवानों के आशीर्वाद से बना तो मैंने संकल्प लिया कि जो कष्ट गरीबी के कारण मेरी मां ने सहा है अब इस देश की किसी मां बहन को नहीं सहने दूंगा। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया और बिहार के अंदर 1 करोड़ 2 लाख परिवारों में गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ मुझे यह भी उल्लेख करना है कि जब कोरोना की महामारी के कारण पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया त्राहिमाम बोल रही थी, लॉकडाउन लगा था, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक ही चिंता में लगे रहते थे हम देशवासियों को कैसे बचाएं। और देशवासियों को बचाने के लिए जब वह दिन रात तड़प रहे थे तो मैं जानता हूं आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था 100 साल पहले भी एक महामारी आई थी, जितने लोग महामारी के कारण मरे थे उससे ज्यादा लोग भूख के कारण मर गए थे।
और आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह संकल्प दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं कोई भूखा न रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं, सच है, लेकिन आज देशवासियों के ऊपर संकट है, सेवा ही संगठन है। इस संकट को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीब परिवारों को पिछले लगभग 3 साल से निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। 8 करोड़ से अधिक की संख्या बिहार राज्य के भी हैं लोग जिनको यह निःशुल्क राशन देने का काम अभी भी निरंतर जारी है। यह गरीब कल्याण की योजना चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो क्या यह गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उपलब्ध हो पाता क्या? लेकिन इसमें नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए मजबूर श्री नीतीश कुमार जी जिनके साथ गठबंधन किए हैं वह लूट का काम करने वाले हैं, वो गरीब का कल्याण करने वाले नहीं है। इसलिए कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार करे तो उसके प्रति भी हमें सजग रहने की आवश्यकता। एक बात मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से ही निकल करके राजनीति के इस मुकाम पर हूं। देश के अंदर कभी कोई गरीब आदमी ये नहीं सोच सकता था कि उसके घर में गैस का कनेक्शन होगा, उसके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन होगा। जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी उन घरों में बिजली पहुंच जाए, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना बनाई। जिन गरीब के घरों में शौचालय नहीं था, इज्जत घर नहीं था, उनके घर में भी शौचालय बन जाए, यह योजना बनाई। इसके लिए स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर लगभग 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम हुआ, जिसमें अकेले बिहार के 1 करोड़ 61 लाख स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने का काम हुआ। ये गरीबों की चिंता कौन करेगा? ये जो गरीबों को लूट करके खा जाने वाले ये चिंता करेंगे? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर दम है। उन्होंने फैसला किया। अभी क्या कभी कल्पना करते थे अगर देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं होती तो क्या भारत के अंदर कोरोना की वैक्सीन बन पाती? क्या बन सकती थी? क्या हमारे पास प्रतिभा थी, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता था। हमारी प्रतिभा को अवसर दिया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में भारत के अंदर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनकर के तैयार हुई और इस देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया। आज उस कोरोना वैक्सीन के सुरक्षा कवच में बिहार हो चाहे भारत का कोई राज्य हो, वो आज सुरक्षित है। पड़ोस में चीन है, अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। वो कहते तो उनके पास मेडिकल सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे दिन रात तपस्या करके। उस समय भी मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री राहुल गांधी जी, वो कह रहे थे ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है तो भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगाएंगे। आपके यहाँ कहा कि नहीं कहा, मुझे यहाँ की खबर नहीं मिली। लेकिन इस प्रकार की बातें करने वाले आज उस वैक्सीन, निःशुल्क वैक्सीन अगर उपलब्ध नहीं कराई जाती तो अमीर आदमी को तो वैक्सीन लग जाती, लेकिन गरीब आदमी को वैक्सीन नहीं लग सकती थी। और कोरोना का वह संकट जो आज चीन अपने यहां झेल रहा है, जापान झेल रहा है, कई देश झेल रहे हैं, उस संकट का सामना हम लोग भी कर रहे होते। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के अंदर लगभग 10 लाख 2021-22 में लगभग 10 लाख आवास देने का या लक्ष्य रखने का काम। और इसमें किनको आवास मिला? गरीबों को आवास, जिनके पास रहने का घर नहीं था, कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। इन गरीबों की चिंता। देश में तो 3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराने का काम किया गया। आज 3.5 करोड़ परिवार आशीर्वाद देते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि एक देश के गरीबों का आशीर्वाद जो होता है वो आशीर्वाद का प्रताप क्या होता है, या हम सब अपनी आंखों से देखने का काम लगातार कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उस बैठक में यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके संगठन महामंत्री जी और हमारे आदरणीय विनोद जी सब लोग थे। मैं तो आश्चर्य कर रहा था
माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा इसका श्रेय मुझे मत दीजिए। आज भी मन की बात आपने सुना होगा, किन किन बातों की उन्होंने चर्चा की। वो चर्चा सुनकर के लगता है कि इतना छोटी सी छोटी बात का वह ध्यान रखने का काम करते हैं। परीक्षाएं आ रही छात्रों के साथ परीक्षा बर्बाद करने का काम कौन कर सकता है? अभी कभी क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया था? क्या नहीं किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हम सब लोगों के सामने कहा इसका श्रेय मुझे मत दीजिए, मैंने यह सब नहीं किया है। तो हम लोग अगली लाइन सुनने के लिए कि फिर किसने किया? अगर मोदी जी ने नहीं किया तो क्या कोई और दूसरे मंत्री ने किया है क्या? उन्होंने कहा नहीं, यह इस देश की जनता ने किया है, जिसने कमल के फूल की बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद दिया देश की सेवा करने। इतना बड़ा हृदय। आज जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का अंत हो गया और अगर धारा 370 और 35A का अंत हो गया तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं होती तो क्या यह संभव था? क्या असंभव था। अयोध्या के अंदर रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में नहीं होती, माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने इस मुकदमे को बहुत लड़ा। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से संबंधित रहा हूं। मैं देखता था कई बार पूज्य अशोक सिंघल जी के पास लंबी लंबी चर्चा होती रहती, कई कई घंटे चर्चा होती रहती। तो उस मुकदमे की लड़ाई और देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला और रामलला का भव्य मंदिर आपको जनवरी 2024 में दर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, एडवांस में आमंत्रित करता हूं। प्रयागराज के अंदर 2019 में कुंभ का मेला लगा। आप में से कोई गया था कि नहीं गया था? अब 2019 जैसा कुंभ कभी आपने देखा था क्या? इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह। और वहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे कुंभ में स्नान करने। अब मैं उसका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं, 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन कहीं खरोज भी किसी को नहीं आई। ऐसा शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने इतना सुव्यवस्थित ढंग से वहां पर कुंभ को संपन्न कराया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने संगम में डुबकी लगाने के बाद, कुंभ स्नान करने के बाद एक मंची कार्यक्रम भी था, एक संबोधन का कार्यक्रम था। हम लोग मंच में बैठे थे, लेकिन तब तक हम देख रहे हैं सामने टीवी की स्क्रीन पे आ रहा है वो जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनके वो चरण पखारने का काम कर रहे हैं। जब वो मंच पर आए और उन्होंने वहां पर जो संबोधन किया, उस संबोधन ने कहा कि आज ये मेले की स्वच्छता का अगर कोई आधार है तो ये मेरे सफाई करने वाले मेरे भाई बहन हैं और इनका चरण धो करके मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, प्रयागराज की कुंभ का स्नान पूरा हो गया। क्या सम्मान देने का काम और कोई कर सकता है? भारत माता की। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो आतताइयों के आक्रमण के कारण ध्वस्त कर दिया गया था, जर्जर अवस्था में, बाबा विश्वनाथ के धाम को बना करके तैयार कर दिया गया। वह समर्पित करना था राष्ट्र को। माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा जी में डुबकी लगा करके बाबा भोलेनाथ जी, बाबा विश्वनाथ जी को जलाभिषेक करके आने के बाद सीधा मंच पे नहीं आए मेरे भाई बहनों। वह सीधा उन श्रमिकों के पास, उन श्रम योगियों के पास गए जिन्होंने बाबा विश्वनाथ जी के धाम को बना करके तैयार किया। उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके, उनको प्रणाम करके उनका क्या सम्मान किया, तो मैं उस समय देख रहा था। और अभी आप लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस पर भी देखा होगा किस प्रकार से दिल्ली के इस राजपथ को कर्तव्य पथ बना करके, किस प्रकार से कर्तव्य पथ पर आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाकर और किस प्रकार से उस परेड के दौरान उन श्रम योगियों को कुर्सियों में सबसे आगे बैठाकर उन्होंने संदेश दिया कि यह श्रम योगियों की पूजा अगर कोई कर सकता है, मजदूरों को सम्मान कोई दे सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। यह संदेश देने का ही काम है। चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा हो,
आज सबके लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उनको सबको भरोसा हो रहा है कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारा देश भी सब प्रकार से सुरक्षित और सशक्त रहेगा और हम भी, हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। अगर मैं 20 लाख करोड़ रुपया के लिए यूपी में निवेश आ रहा है तो 20 लाख रुपए की नोट की गड्डियों का कोई हाल बना करके नहीं तैयार किया जाएगा। उससे बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, उससे बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे और उन उद्योगों का पहले क्या होता था, हमारे देश और हमारे बिहार हो चाहे हमारा यूपी हो चाहे देश का कोई प्रदेश हो, चीन में बना हुआ सामान और भारत का बाजार उससे पटा रहता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प का परिणाम यह हुआ कि आज अपने देश के अंदर वह सब कुछ बनकर के तैयार हो रहा है जो हम दुनिया के बाजार से खरीद करके लाते थे और अपने यहां पर बेचते थे। अगर बनाने का काम दुनिया के किसी दूसरे देश में होगा तो काम किसको मिलेगा? हमारे देश के नौजवानों को मिलेगा, वह दुनिया के उन देशों के नौजवानों को मिलता है। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम भारत के अंदर हो रहा। हमें बिहार के अंदर भी मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, एक विशेष तौर से एक बात जो एक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां बिहार में एनडीए की सरकार केंद्र में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? 2006 में लागू। जब 2006 में पंचायती राज एक्ट के तहत आरक्षण की व्यवस्था दी गई और महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित करने का काम हुआ, 20% अति पिछड़ा और 16% हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के लिए और 1% अनुसूचित जनजाति के लिए यह आरक्षण देने का काम हुआ। लेकिन अभी मैंने नगर निकाय के चुनाव को लेकर के देखा, मुझे आपको मैं कुछ बताऊंगा तो लगेगा मैं सूरज को दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। आप सब जानते हैं ये पिछड़ों की भलाई नहीं कर सकते, ये दलितों की भलाई नहीं कर सकते, या गरीबों के हित का काम नहीं कर सकते। इनका एक ही लक्ष्य है, बांटो और राज करो, आपस में लड़ाओ, वोट लो और सत्ता में बैठ करके फिर उनको लूटने का काम करो, उनके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम करो। लेकिन आज आप सब लोगों को मैं प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक मंत्र दिया है हम सबको, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जहां उन्होंने सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथ विशेष तौर से जो पासमानदा मुस्लिम है उनके बीच में भी काम करने का उन्होंने यह भी कहा। अभी हो सकता है वो हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन वो पिछड़े हैं, वो अभाव में हैं, उनको वोट लेकर के जो राजनीति की दुकान चलाने का काम करते हैं, उनकी राजनीति की दुकान को बंद करने की आवश्यकता है और उनके बीच में भी काम करने की आवश्यकता है। आगे बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार को आवश्यकता है और आज मैं यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि अगर हम 40 से 325 पहुंच सकते हैं, 10 सांसद से 73 सांसद पहुंच सकते हैं, अगर नीतीश कुमार जी को एक नहीं अनेक बार हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो प्रचंड बहुमत की अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बना सकते हैं। यूपी में भी भाजपा की सरकार और बिहार में भी भाजपा की सरकार। हम देश में एनडीए के साथ लड़ते हैं, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो एनडीए का गठबंधन होता है, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश की जनता की समझदारी को देखिए कि हमें 2014 में भी अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी शक्तियां एकजुट हो गई। उन्होंने सोचा मोदी जी को रोको, नहीं तो पूरी दुनिया को मोदी जी पछाड़ देने का काम करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया को पछाड़ने से के लिए जो काम कर रहा है उसको रोकने के लिए हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दल है सब अंदर से एक हो गए। ये अलग अलग दल होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे, लेकिन ये अंदर से एक रहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोके, मोदी जी को कैसे रोके। ये दुनिया के अनेक देश भी यही चाहते हैं और उनकी चाहत को
देश की जनता ने नकार देने का काम किया है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव है, आपके सामने है। मुझे मालूम है बिहार की कई परियोजनाएं, अभी मुझे ये बताया गया कि यहां पर एम्स भारत सरकार ने दिया। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पटना में हमें एम्स मिला और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय माता सीता मैया की इस धरती पर एम्स उपलब्ध कराने का काम किया गया। मुझे अभी बता रहे थे यहाँ के सांसद जी कि जो भूमि आवंटित हुई, जो हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री का जो भार संभाले थे, उन्होंने जहां पर एम्स बनना था वहां पर समतलीकरण के लिए 12 करोड़ की 15 करोड़ जारी भी कर दिए, लेकिन उसको कह रहे हैं अब स्थान बदलने। यह स्थान बदलना नहीं है, भारत सरकार की योजना के पथ पर बाधा डालना है। अब दरभंगा अयोध्या से अगर कोई सीता मैया के स्थान पे आएगा, वह तो राम जानकी मार्ग बन रहा है। भारत सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो सड़क मंत्रालय है वो तो बना रहा है, लेकिन आज आकाश मार्ग से भी आने जाने की सुविधा कि हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनने वाला भी चल सके, बैठ करके उड़ सके, यह व्यवस्था करने का काम। तो मुझे बताया गया कि यहाँ के हवाई अड्डे को लेकर के भी उन्होंने बाधा डालने का काम, जितनी जमीन दे रहा है वो जमीन भी देने का काम नहीं है। अरे नीतीश बाबूजी, आपको क्या हो गया? संगत से गुड़ मिलत है, संगत से गुड़ जाए। जब गलत संगत करोगे तो आप तो डूबोगे, बाकी सबको डुबोने का भी काम करोगे। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव एक चुनौती के रूप में लीजिए, और आप भरोसा रखना, जिनको आप समझते होंगे ये तो हमें वोट नहीं देता, तो वो तो तैयार बैठा मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने ऐसे नहीं बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया, या तो सब देश की जनता ने किया है। उसने इतना कष्ट उठाया कि बूथ पर जाकर के कमल के फूल की बटन दबाया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। इसलिए मैं देश में सरकार चला करके देश की जनता की सेवा करने का काम कर रहा हूं। हमारे आपके साथ कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हमें वह भी याद है जब सपा बसपा रजादिन सबके समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चलती थी, किस प्रकार से सीमा पार से आतंकवादी आकर के हमारे सैनिकों का शीश काट करके ले जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन आज पूरा विश्व देख रहा है, आप भी देख रहे हो कि अगर भारत की ओर कोई आंख उठा करके देखे तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा रही है, या स्ट्राइक भी किया जा रहा है। और ये दुनिया को बता दिया गया है कि अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है, तो भारत भी आतंकवादियों को संचालित करने वाली फैक्ट्री अगर पाकिस्तान की धरती पर चल रही है तो उसको मिसाइलों को गिरा करके उन्हें ध्वस्त करने का काम कर सकता है, या दिखाने का काम आज हिंदुस्तान कर रहा है। मैं आप सब लोगों को ये प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में विशेष तौर से मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आप सब बीच बीच में मैं आप सबके दर्शन करता रहूं, आता रहूं। और मेरी एक ही इच्छा है, जैसे यूपी में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी से 80 सांसद जीतने वाले हैं, तो बिहार से भी 40 सांसद। सीताराम सीताराम, सीता मैया की धरती और राम जी की धरती। अब जब जय श्री राम मतलब जय श्री राम का उद्घोष हो गया है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो आप बताइए राम भक्त खुश होंगे तो मैया खुश नहीं होगी? अगर यूपी 80 देगा तो बिहार 40 से पीछे रहेगा क्या? मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आप सबकी ताकत तो हनुमान जी की तरह है। कई बार अपनी ताकत भूल जाते हो, सोचते हो हम उनके भरोसे जीतेंगे, उनके भरोसे जीतेंगे, तो आप कमजोर पड़ जाते हो। जब आप ठान लोगे कि हम अपने दम पर जीतेंगे, तो आप देश के अंदर 40 सांसद भी सरकार बनाने के लिए भेज सकते हो, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी बना। इस लक्ष्य को लेकर के आप सब आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज विशेष तौर से मैं जाट साहब की पुण्यतिथि है, वह एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, पुण्यतिथि पर उनको मैं प्रणाम भी करता हूं। और आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, आप आगे बढ़िए। लोग आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठे हुए। ये जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के इस गठबंधन को, कांग्रेस के गठबंधन को महागठबंधन यहाँ कहते हैं।
इस महागठबंधन को सबक सिखाने के लिए बैठे कि नहीं बैठे, बताइए। दोनों हाथ उठा कर बैठे कि नहीं बैठे हैं। पूरी बिहार की जनता, क्योंकि मुझे भी बिहार की खबर बगल में मिल जाती, और आप सब लोगों से, यूपी हो चाहे बिहार, दोनों जगह होगी कमल की सरकार। एक ही बात गांव गांव में गुंजायमान कर दीजिए, बाकी सब कुछ जाओ भूल। याद रखो, नरेंद्र मोदी और कमल का इस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़े। यही आह्वान करते हुए, यही विनती करते हुए प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में मुझे यहां पर बुलाने का काम किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष।